नमस्कार दोस्तों। अब तेजस्वी यादव के अलावा देश में सभी का ध्यान फोकस हो गया है पश्चिम बंगाल के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर। और विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कमर कस रहे हैं। हमेशा मुख्य फाइट में रहने वाले वाम दल, जो कि पश्चिम बंगाल में दशकों दशक सरकारें चलाते रहे हैं, वो बिहार में आए अच्छे प्रदर्शन से, अच्छे रिजल्ट से खुश हैं। आपको पता ही होगा कि बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है वाम दलों ने और 19 के करीब सीटें जीती हैं और महागठबंधन का यह हिस्सा थे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वाला जो महागठबंधन था। तो वाम दल खुश हैं इस बात से और उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल के और वो कांग्रेस के शायद साथ गठबंधन में जाएंगे, तो उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार अच्छा प्रदर्शन रहे। इसके अलावा बीजेपी लगातार प्रयास कर ही रही है अपने आप को पश्चिम बंगाल में सेटल करने का और उसने लगातार कैंपेन चलाया हुआ है। बिहार की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने जब भाजपा के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय पर संबोधन किया सम्मान समारोह में, जिसमें उन्हें फेलिसिटेट किया गया, उन्हें वहाँ पर माला पहनाई गई, उस संबोधन में उन्होंने कहा कि ना उन्होंने बिहार का नाम लिया, ना ममता बनर्जी का, ना पश्चिम बंगाल का नाम लिया, ना ममता बनर्जी का। और उन्होंने ये कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और लोकतंत्र में, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती और वो लोग समझ जाएं। हम चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी देने का काम हमारा नहीं है, बल्कि जनता ये फैसला करेगी कि कौन उनका रक्षक है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कह दिया कि वो आने वाले समय के लिए तैयार रहें और पश्चिम बंगाल में जो टफ फाइट होने जा रही है उसके लिए कमर कस लें। उन्होंने मैसेज अपना दे दिया। सबसे ज़्यादा दिक्कत में जो वहाँ नज़र आ रहा है वो है खुद ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है। ममता बनर्जी दूसरे दलों से परेशान तो नहीं है, बीजेपी की चिंता उन्हें ज़रूर सता रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार वहाँ 18 सीटें लोकसभा की जीत ली और इसके अलावा सीए एनआरसी के मुद्दे पर ज़बरदस्त मतों का ध्रुवीकरण होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन जो हिंदू वोट हैं उनका पोलराइजेशन हो सकता है बीजेपी की तरफ। और सबको ये भी आशंका लग रही है कि जो वाम दलों का, कांग्रेस का या ममता का जो अपर क्लास का या दूसरा हिंदू वोट है, वो हो सकता है कि खिसक कर इस बार बीजेपी की तरफ चला जाए। और बीजेपी को भी कहीं से ये सेंस हो गई है कि इस बार कुछ न कुछ वहाँ पर अच्छा होने जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी सभी अवसरों की ओर लपक रही है। जैसे कि मैं पहले भी 2 वीडियोज़ पश्चिम बंगाल के बारे में बना चुका हूँ, मैंने उनमें भी बताया था कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 वहाँ पर जो हैं वो हैं शुभेंदु अधिकारी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री हैं, बड़ा नाम है, उनके पिताजी भी सांसद हैं, उनके एक भाई भी सांसद हैं, तृणमूल के नेता हैं। और तृणमूल की जिस आंदोलन की वजह से जो भूमि अधिग्रहण का आंदोलन चला था, आपके ध्यान होगा दशकों पहले जब टाटा को अपनी नैनो वाली फैक्ट्री वहाँ से हटानी पड़ी थी, तो उस आंदोलन के समय से वो ममता बनर्जी के साथ हैं और उन्हें नंबर 2 की भूमिका में आंका जाता है। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने नंदीग्राम इलाके में जहाँ पर उनका प्रभाव है, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी रैली आयोजित की थी और उस रैली में उन्होंने ना ममता बनर्जी के पोस्टर लगवाए, ना उन्होंने टीएमसी का सिंबल कहीं दिखाया, ना उन्होंने अपने पोस्टरों पर ये लिखा कि मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूँ या प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ। बस उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को अपने से जोड़ने की कोशिश की और उसमें सबसे ख़ास बात है भारत माता की जय के नारे लगाए गए। ममता बनर्जी और उनके समर्थक भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते हैं। और अब ममता बनर्जी पर दबाव लगातार बनता जा रहा है। सब जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की नाराज़गी किस बात पर है। शुभेंदु अधिकारी को ये पसंद नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी अभी कुछ साल पहले राजनीति में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही हैं और उन्हें अपनी विरासत सौंपने की तैयारी में है, जबकि सब लोग जानते थे कि ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा नाम टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी है। बहरहाल ये सब इतनी भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी का जो मनमुटाव ममता बनर्जी से चल रहा है वो अब सामने आने लगा है। देखिए, वीरवार को
धनतेरस के दिन एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई ममता बनर्जी ने, और उसमें कई बड़े फैसले लेने थे, कई कार्यक्रम उसमें होने थे, और कई चीज़ों पर डिसीजन लिए जाने थे। लेकिन उसमें न तो शुभेंदु अधिकारी आए और ना ही उनके समर्थक 3 अन्य मंत्री इस मीटिंग में पहुंचे। ये मंत्री हैं राजीव बंदोपाध्याय, गौतम देव और रविंद्रनाथ घोष। इन सबको शुभेंदु अधिकारी का सपोर्टर माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और वो जिस दिन चाहेंगे कितने भी विधायक उनके साथ टूटकर चले जाएंगे। बीजेपी खुलेआम ऑफर दे चुकी है। दिलीप घोष जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलेआम ऑफर दी थी कि हम सबका स्वागत करते हैं, जो भी लोग हमारी तरफ आना चाहें। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही था। अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी 2 दिन के दौरे पर गए थे, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने वो सवाल टाल दिया और वो मुस्कुराकर रह गए। तो ये सब चीज़ें दिखला रही हैं कि बीजेपी का इंटरेस्ट पूरी तरह शुभेंदु अधिकारी में है, और हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी को कोई बड़ी पोस्ट ऑफ़र की जाए। और इसके अलावा ये भी बहुत संभव है कि अगर शुभेंदु अधिकारी अपने कुछ दल बल के साथ, अपने साथी विधायकों के साथ बीजेपी में आते हैं, हो सकता है उन्हें डिप्टी सीएम वगैरह इस तरह की पद भी ऑफ़र कर दी जाए। वैसे बीजेपी को वहाँ सीएम पद के लिए प्रत्याशी की तलाश है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बढ़िया माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो सीएम बने आने वाले समय में, जैसे कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया था। इसके अलावा एक चर्चा लगातार चलती रहती है कि सौरभ गांगुली जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, बंगाल में बड़ा नाम है, कोलकाता में बड़ा प्रभाव है जिनका, हो सकता है कि उन्हें बीजेपी राजनीति में लाए और सीएम पद ऑफर करे। लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत कम हुआ है। बीजेपी ने ऐसा प्रयोग दिल्ली में किया था, किरण बेदी को एकदम से सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था और हार गए थे बुरी तरीके से। अब बीजेपी ऐसा नहीं करने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सीएम पद का कोई प्रत्याशी डिक्लेयर करेगी। दिलीप घोष हो सकता है कि बाद में सीएम बना दिए जाएं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अगर शुभेंदु अधिकारी आते हैं बीजेपी में तो उन्हें ऑफ़र दी जा सकती है, और उन्हें ये ऑफ़र दी जा सकती है कि आप हम अपने साथियों के साथ आएँ और हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, या कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री बना देंगे जो कि वर्तमान उनके ओहदे से बड़ा ओहदा हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहे हैं। फ़िलहाल डेवलपमेंट यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के लगभग 10 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, और बीजेपी अभी चुनाव में क्योंकि 6-7 महीने हैं, इसलिए बीजेपी इस मामले को खामोशी से खामोश रखे हुए है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे, शुभेंदु और उनके समर्थक पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और हो सकता है कि ये चुनाव डिक्लेयर होने से 1-आध महीने पहले ही हो, या चुनाव डिक्लेयर होने से एकदम बाद में हो, जब अधिसूचना जारी होने वाली हो। इसे लेकर एक प्लान किया जा रहा है, और ऐसा होगा तो ममता बनर्जी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, और उन्हें लग रहा है कि बीजेपी इस बार तेज़ी से उभर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं, उन्हें नहीं संभाल पा रही हैं। ये उनकी बड़ी विफलता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़े। इस तरह की घटनाएं कई और जगह भी हो चुकी हैं। मायावती ने एक बार ऐसा ही किया था जब उनकी पार्टी में भगदड़ मची थी, और कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि चुनाव से पहले जब आपके असंतुष्ट हैं, आप उनको अवॉइड करने लगते हैं, तो आपको नुकसान होता है। नीतीश कुमार को भी नुकसान हुआ है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की सुननी बंद कर दी थी, इसलिए वो आज 3रे नंबर की पार्टी बिहार में बन गए हैं। बहरहाल हम पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, इन सब पर नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। और अगर आप बंगाल से हैं, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, अपने वीडियोज़ को बंगाल में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें। और अगर कुछ जानकारी है, किसी मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहें अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।